दशक के आसपास एशियन टाइगर कंट्रीज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इन्होंने देखिए एशियन टाइगर कंट्री का जो एक मेन मोटिव था, एक आई थी पहले 19 जब ये आईएम वर्ल्ड बैंक गठित हो गए, तो ये पहले जब गठित नहीं हुए तो क्या हुआ था, विश्व के जो विभिन्न देश थे वापस में क्या था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो नहीं रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इनको क्यों एस्टैब्लिश किया गया कि जो देश है ये लोग आपस में अंतरराष्ट्रीय व्यापार करें। तो हुआ क्या कि जो विकसित देश थे, आप लोगों ने पेरिफेरल का नाम सुना है? सेंट्रल कंट्रीज होती है पेरिफेरल का मतलब जो परिधीय देश। एक 19 जैसे ही क्या हुआ, ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ और विभिन्न देशों के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू हो गया, तो हुआ क्या कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया। उसमें से आप एयर क्रॉस का नाम सुनेंगे, ट्रेविस सिंगर का नाम सुनेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया और ये कहा कि जितने भी जो विकसित देश हैं, तो होता क्या है, विकसित देश और विकासशील देशों के मध्य जो आयात निर्यात होता है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिलता है, डेवलप कंट्री को या सेंट्रल कंट्री। ठीक है, केंद्रीय देश इनको कहते थे। तो ये क्या होते थे, पेरिफेरल मतलब परिधीय देश, जो परिधि के आसपास बने हुए हैं, जो अल्पविकसित देश है। तो इन्होंने इसका विरोध किया और एक डिपेंडेंसी थ्योरी उन्होंने प्रतिपादित की इसके अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो हमेशा उसका मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिल जाता है, विकासशील देश को। ठीक, और विकसित देश को विकसित देशों को अधिकतम मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है और विकासशील देशों का शोषण होता है। आप लोगों ने एमएनसीज का नाम सुना होगा, मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी जिसे कहते हैं। उनका कहने का मतलब ये जो क्या करते हैं कि इन देशों में जो परिधीय देश हैं, इन देशों में अपनी ऐसी नीतियां लागू करते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, ये उनके ऊपर पूरी तरह से क्या करती कि उनको अवशोषित कर लेती। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, मैक्सिमम इस तरह की नीतियां बनाया जाएगा, इस तरह की औद्योगिक नीतियां होंगी, इस तरह की जो बहुत सारी व्यापारिक नीतियां हैं, तो ये सब इस तरह की नीतियां बनाएंगे कि क्या होगा कि विकासशील देशों को मैक्सिमम क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, यानी कि अधिकतम उनका क्या होगा, शोषण होगा। तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए उसको क्या कहा, एक तरह से विरोध किया, आलोचना की। आप लोगों ने अंकटाड का नाम सुना होगा, अंकटाड का नाम सुना है? अंकटाड इस तरह उसी के अगेंस्ट में एक संगठन बना था अंकटाड। उन्होंने क्या कहा था कि विकसित देशों से विकासशील देशों के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उन्होंने कहा था कि विरोध होना चाहिए। विकसित देश जो होते हैं विकासशील देशों का अभी तक तो डायरेक्ट शोषण कर रहे हैं औपनिवेशिक तरीके से। अब क्या कर रहे हैं, शोषण करने का दूसरा तरीका इनका हो गया है कि इनके यहाँ की क्या है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसके लिए इनको मांग चाहिए, और मांग कहाँ हो, विकासशील देशों में, क्योंकि वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत कम इन्वेस्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे तरीके से इन देशों को क्या करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। उसके लिए अलग से उन्होंने एक मॉडल दिया, प्रेसिंगर थे, उन्होंने कहा कि जो आप क्या है कि प्राथमिक वस्तुएं होती है, तो जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो प्राथमिक वस्तुएं चूंकि विकासशील देश बनाते हैं, प्राथमिक वस्तुओं को समझ रहे हैं ना, मतलब खाद्यान्न निर्मित वस्तुएं जो होती है, कृषि से संबंधित वस्तुएं होती है, इनको कौन बनाता है, विकासशील देश मैक्सिमम। और जो विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, विनिर्मित वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। तो जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं कि विनिर्मित वस्तुओं का अधिक उत्पादन, उनकी अधिक मांग होगी। जब विनिर्मित वस्तुओं की अधिक मांग होगी और कृषि वस्तुओं की मांग कम, तो जब सापेक्षिक रूप से व्यापार की शर्तें होंगी तो किसके पक्ष में चली जाएंगी, विकसित देशों। इससे क्या होगा, विकासशील देशों का शोषण। फिर इसके बाद एशियन टाइगर कंट्रीज ने ऐसा इमरजेंस लाया, उन्होंने एक नए तरीके की एक विकसित बुक है, डेवलपमेंट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी देश को अपने देश का विकास करना है तो उसको ऐसी चीजों का इन्वेस्ट करना, मतलब ऐसी चीजों को आयात करना चाहिए कि जिससे वो क्या कर सके कि जिस वस्तु का हम आयात कर रहे हैं उससे क्या कर सके, कुछ ऐसी वस्तुओं को निर्मित कर सके जिसकी वैश्विक मांग, जिसकी विदेशों में क्या हो मांग हो। सपोज आप लोग क्या कर रहे हैं कि स्टील मंगा रहे हैं या फिर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि लोहा आयात कर रहे हैं,
तो लोहे के द्वारा ऐसी वस्तुओं को निर्मित करें, जैसे मान लीजिए घड़ी है, पंखा है, कूलर है, ऐसी वस्तुओं में एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी वस्तु को निर्मित करें जिससे क्या हो कि उसकी वैश्विक मांग। इसीलिए एशियन टाइगर कंट्री जो इमरजेंसी कंट्रियां थी, इन्होंने क्या किया, यही नीतियां अपनाई और उन्होंने क्या किया कि वस्तुओं का आयात किया, लेकिन आयात करने के बाद ऐसी तकनीकों को विकसित किया, ऐसी तकनीकों को डेवलप किया जिससे क्या हुआ कि इन आयातों के द्वारा वो क्या कर सके, दोबारा उनको आयात करने की आवश्यकता न पड़े। तो यदि पड़े भी तो क्या हो, सिर्फ कच्चे माल के रूप में हो और खुद भी निर्मित वस्तुओं को उत्पादन करें और निर्यात करें। ठीक, इतना कहां प्रेजेंस करते हैं, जैसे टाइगर कंट्री का अच्छा नाम बताने लगा तो उसे बता। ठीक, तो क्या बता रहे थे, इसका पीएचडी है, ठीक है। हाँ, पहली बार 4 बुद्धिमान अर्थव्यवस्थाएं, भारत, चीन, ब्राजील और रूस। पहली बार 4 बुद्धिमान अर्थव्यवस्थाएं, भारत, चीन, ब्राजील और रूस आईएमएफ के 10 बड़े देशों के रूप में, आईएमएफ के 10 बड़े देशों के रूप में शामिल हुए हैं। शेष 6 देश, अमेरिका, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। एसडीआर सदस्य देशों, एसडीआर सदस्य देशों भुगतान के साधन के रूप में, एसडीआर सदस्य देशों को भुगतान के साधन के रूप में अपने एसडीआर कोटा को आहरित करने का अधिकार देता है। सदस्य अपने एसडीआर कोटा को आहरित करने का, ट्रांसफर करने का, आहरित करने का अधिकार देता है। जो देश एसडीआर प्रदान करता है, जो देश एसडीआर प्रदान करता है उसका कोटा कम हो जाता है, उसका कोटा कम हो जाता है। तथा जो देश एसडीआर प्राप्त करता है, तथा जो देश एसडीआर प्राप्त करता है उसका कोटा अधिक हो जाता है। यदि किसी सदस्य देश की एसडीआर धारिता, यदि किसी सदस्य देश की एसडीआर धारिता, एसडीआर धारिता में एसडीआर कैपेसिटी,
हाँ, तो उसको क्या है कि जितना उसको उसकी मतलब वो है, एक तरह से कह सकते हैं कि जितना उसका कोटा निर्धारित है, आपका जो कोटा निर्धारित है, जैसे 2 लाख रुपए एसडीआर में आपको रखना है, ये कहते हैं आपकी एसडीआर निर्धारित है। ठीक, जितना आपके जो आपके कोटा में आया है या आपको कितना रखना पड़ेगा, उसके लिए मैंने काफी चीजें लिखवा चुका हूँ। उसका कितना मापक होगा, जीडीपी होता है और खुलापन होता है, सारी चीजें उसमें लिखवा चुके हैं। ठीक, तो करेंगे हम लोग, यदि किसी सदस्य की एसडीआर धारिता आवंटित धारिता से अधिक, तो उसे उस पर ब्याज प्राप्त होगा, तो उसे उस पर ब्याज प्राप्त होगा, तो उसे उस पर ब्याज प्राप्त होगा, अन्यथा ब्याज देय होगा, अन्यथा ब्याज देय होगा। यह ब्याज दर बाजार निर्धारित ब्याज दर होगी, बाजार निर्धारित ब्याज दर होगी। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके अलग-अलग स्टार के पॉइंट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो लिखते जाइएगा। इस तरह स्टार लगा के आप फैक्ट्स लिखते जाइएगा। मैंने आपको एक चीज मुझे अचानक जब मैं स्कूल में देखा तो एक चीज भूल गई, तो मैं आपको ब्रांच पढ़ा रहा था, क्रेडिट ब्रांच क्या है, रिजर्व ब्रांच क्या है। उसमें से आपका एक चीज और बताया था कि जो आपकी उधार है उसको क्या है, आपको 4 किस्तों में ले सकते हो। जब आपको उधार की जरूरत पड़ती है तो क्या है कि आईएमएफ आपको तुरंत 100% लोन नहीं प्रोवाइड कराएगा, वह क्या करेगा 25% को 4 किस्तों में, उसने बताया था मतलब कि शायद कंफ्यूजन एक है 4, ठीक, तो 4 किस्तों में आपको वह क्या करता है किस्त प्रोवाइड कराता है। 4 किस्तों में तो पहले 25% होता है, जो पहला आपकी किस्त होती है उधारी होती है, उसको क्या कहते हैं गोल्ड ट्रांच। गोल्ड मतलब क्या है, स्वर्ण, गोल्ड ट्रांच, ठीक, उसको क्या कहते हैं गोल्ड ट्रांच। ये फैक्ट मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इसको क्या कहते हैं गोल्ड ट्रांच, ठीक। ये जो गोल्ड ट्रांच है ये क्या है, जब आप लोग पहली किस्त निकालते हैं 25%, इसको क्या कहते हैं गोल्ड ट्रांच है, और 25% के बाद जब आप 26 से 100% निकालते हैं इसको क्रेडिट ट्रांच या क्या कहते हैं सिल्वर ट्रांच भी कहते हैं, ठीक। लिखे हुए उसको तो आप लोगों ने लिख दिया है, तो पॉइंट में आप लोग लिखे जाइएगा। आप टाइप करके कुछ इससे देखिए, इतना तो आप लोगों को मैं मान लगाता हूं कि आप लोग इतना तो जानते होंगे कि आईएमएफ में सदस्य आइडिया है, आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है 190। 190वां देश कौन सा, अंडोरा, है ना। तो इतना तो, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन, क्रिस्टलिन जॉर्जिवा है क्या, ठीक है। पॉइंट लिख लीजिए आप, गोल्ड ट्रांच ऐसे ही निकाल लीजिए, गोल्ड ट्रांच आईएमएफ में अपने कोटे का आईएमएफ अपने कोटे का 25% स्वर्ण भाग, 25% स्वर्ण भाग जो जमा होता है, जो जमा होता है वह स्वायत्त होता है, वह स्वायत्त होता है। उसमें किसी प्रकार की
देय नहीं होती, उसमें किसी भी प्रकार की ब्याज देय नहीं होती। ठीक, शेष ऋण शेष ऋण भागों के अंतर्गत, तो वही शेष ऋण जो है शेष ऋण भागों के अंतर्गत, जिससे जिस पर ब्याज दरें निर्धारित होती है, इससे ब्याज दरें ये ऋण 4 को ही लिया जा सकता है। ये 4 किस्तों में लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप लोग इसी तरह स्टार बनाएंगे। दूसरा पॉइंट इस तरह लिख लीजिए, आइटम का मैनेजिंग डायरेक्टर, आइटम का मैनेजिंग डायरेक्टर कोई यूरोपियन भी हो सकता था। आइटम का मैनेजिंग डायरेक्टर कोई यूरोपियन भी हो सकता था, पर अब इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। पर अब इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। आइटम दूसरा फिर से लिख लीजिए, इसी तरह स्टार बना के अगला पॉइंट, आइटम तथा वर्ल्ड बैंक के गवर्नर, आइटम तथा वर्ल्ड बैंक के गवर्नर मंडल आइटम तथा वर्ल्ड बैंक के गवर्नर मंडल अपने संबंधित संस्थानों के काम पर, आइटम तथा वर्ल्ड बैंक के गवर्नर मंडल अपने संबंधित संस्थानों के काम पर, अपने संबंधित संस्थानों के काम पर चर्चा करने हेतु समांतर वर्ष में एक बार मिलते हैं। समांतर वर्ष में एक बार मिलते हैं। वहीं आईएमएफ के गवर्नर मंडल सलाह प्रदान करने के लिए, आईएमएफ के गवर्नर मंडल को सलाह प्रदान करने के लिए 24 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय समिति की बैठक, 24 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय समिति की बैठकों का आयोजन, 24 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय समिति की बैठकों का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। वर्ष में 2 बार होता है। पहली बैठक को बसंत बैठक या स्प्रिंग मीटिंग कहते हैं। पहली बैठक को बसंत बैठक या स्प्रिंग मीटिंग, दूसरी बैठक को एनुअल मीटिंग या वार्षिक बैठक, दूसरी बैठक को एनुअल मीटिंग या वार्षिक बैठक कहते हैं। ठीक, जो बसंत बैठक होती है अप्रैल में होती है, बसंत बैठक अप्रैल में होती है तथा जो वार्षिक बैठक है सितंबर या अक्टूबर में।
लिख दीजिए। अगला पॉइंट आप लोग लिख दीजिए, इस तरह स्टार बना लीजिए। आईएमएफ के गवर्नर मंडल को, आईएमएफ के गवर्नर मंडल को आईएमएफ के गवर्नर मंडल को मंत्रिमंडलीय समिति की सलाह प्राप्त होती है, तो मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह प्राप्त होती है, तो मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह प्राप्त होती है। पहला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय समिति, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय समिति। दूसरा है विकास समिति, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय समिति। दूसरा है विकास समिति। ठीक, अगला लास्ट पॉइंट आपको और कार्यकारी परिषद के सदस्य इसमें 24 होते हैं। आईएमएफ में कार्यकारी परिषद के सदस्य 24 होते हैं। आईएमएफ में कार्यकारी परिषद के सदस्य 24 होते हैं। वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश, वर्तमान में इसमें 190 सदस्य देश। 189वां जो सदस्य था वो था नौरू। ठीक है, पीसीएस में कभी कभी क्या करता है कि क्लास में दे के सेकंड क्लास दे देता है, और 190वां क्या है नौरा। आप लोग पढ़ चुके हैं कि यदि आपको वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना, आईएमएफ का सदस्य बनना है तो वर्ल्ड बैंक का भी बनना पड़ेगा। तो ये वर्ल्ड बैंक में फिर से हम एक बार करेंगे। तो ये सब सारी चीजें हो गई। अच्छा देखिए, आईएमएफ जब लोन देता है तो उसकी कुछ शर्तें निर्धारित है। ठीक है, आईएमएफ जब किसी को लोन देता है तो उसकी शर्तें निर्धारित होती है। तो आप लोग लिख लीजिए आईएमएफ द्वारा ऋण देने की शर्तें, आईएमएफ द्वारा ऋण देने की शर्तें। मैंने आप लोगों को एक चीज दिखाई होगी, मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि भारत में 1991 में उसी घाटा भुगतान संतुलन आया था, तो आईएमएफ ने कौन सा तरीका अपनाया था आपको ऋण देने का? दिखाया प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन सहायता नहीं, 1991 की बात है। क्रेडिट कार्ड समझ पा रहा है। दीर्घकालीन ऋण के लिए 60% कौन सी उसने उसका योजना का क्या नाम दिया था उसने? आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम, मांग आधारित कार्यक्रम थे। क्वेश्चन ये भी बताया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लिखा भी है फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे, 2-3 बार पढ़ रहे हैं। इतनी देर क्या होगा मेरी लिखना से, क्या होगा मेरी चिल्लाने से, कुछ ज्यादा नहीं रह गए। ठीक क्या लिखे हैं? आईएमएफ ऋण लेने, आईएमएफ द्वारा ऋण प्रदान करने की शर्तें। देखिए जो पॉइंट है, 7 पॉइंट है। राजकोषीय घाटे को न्यूनतम करना। राजकोषीय घाटा आप लोग समझ रहे हैं ना? बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी होता है सीरियस की अर्थव्यवस्था। राजकोषीय घाटा नहीं बताऊंगा आपको। राजकोषीय घाटे को न्यूनतम करना, ये आप लोगों को जो नाम ले लो वही कह रहे थे कि नहीं पता। दूसरा है राजस्व घाटों को समाप्त करना, राजस्व घाटों को समाप्त करना।
करों में वृद्धि, करों में वृद्धि, तीसरा पॉइंट है करों में वृद्धि तथा सार्वजनिक व्यय को कम करना। और मैंने तो बात करके चला के सार्वजनिक वृद्धि सॉरी करों में वृद्धि तथा सार्वजनिक व्यय में कमी करना। चौथा है विनिमय दर तथा ब्याज विनिमय दर को बाजार ब्याज दर पर छोड़ना। विनिमय दर को बाजार ब्याज दर पर निर्धारित कर, विनिमय दर को बाजार ब्याज दर पर निर्धारित कर, मतलब मांग एवं पूर्ति के आधार पर विनिमय दर आपकी निर्धारित होती है। ठीक। पांचवा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। और अंतिम है बैलेंस ऑफ पेमेंट को यानी भुगतान संतुलन को स्थिर करना, भुगतान संतुलन को स्थिर करना। सीमाएं इसकी लिख लीजिए। अगला जो आलोचनाएं होती हैं कि आयकर की आलोचनाएं इतना बड़ी संस्था है, इसकी क्या क्या कमियां हैं अभी तक। आप लोगों में से कोई कमियां बताए हैं? कितनी देर से पढ़ रहे हैं किसी चीज के लिए, आप लोग पढ़ते हैं तो इवैल्यूएशन कर लेना होता है इसमें क्या कमियां हैं, क्या सारी चीजें कोई बताए? पहले मतलब कोटा व्यवस्था है जिसके द्वारा विकसित देश ही मतलब इस पर हावी रहते हैं, एक कह सकते हैं। हां सही बताया, बिल्कुल। और सही। और कोई कोटा के लिए लोग क्या है कि एक सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि जितने भी आप लोग इसमें अंश का निर्धारण कैसे होता है आपके देश की अर्थव्यवस्था के द्वारा। अब जब कोई विकसित देश है तो उसको क्या है उसका योगदान अधिक रहेगा, तो उसका कोटा अधिक निर्धारित हो, तो उसके द्वारा निर्णय जो लिए जाएंगे उसमें अधिक प्रभावी हो। तो हमेशा क्या होगा ऐसी नीतियों को या ऐसे निर्णयों को लाना चाहेगा जिससे क्या हो उसी विकसित देशों के या उसके देश को लाभ। इसी कारण क्या होगा कि एक लोकतांत्रिक संस्था होने के बावजूद भी क्या है इसका जो व्यवस्था है वह क्या है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी एक लैकुना है, एक कमी। लिख लीजिए आप लोग सीमाएं फेरी काल में नंबर 1 पॉइंट करके मताधिकार एक मत एक राष्ट्र पर आधारित नहीं। मताधिकार मत का अधिकार है, मताधिकार एक मत एक राष्ट्र पर आधारित नहीं। मताधिकार एक मत एक राष्ट्र पर आधारित नहीं, अर्थात यह अलोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक। अलोकतांत्रिक के बारे में अच्छे से जानते होंगे आप लोगों को। सबसे अच्छी क्लास में पॉलिटिकल की पढ़ाई जा रही है। क्या नाम लिखना है इनका? अंजू मैम हो गई, दूसरी क्या है कि प्रिंसिपल साहब हो गए, तीसरे पाठक साहब हो गए। बड़े बड़े दिग्गज आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल। लोग इनके बहुत दूर। प्रिंसिपल साहब जब से पढ़ा रहे हैं तब से मेरा जन्म भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बात ही हो रही है। वो कहे कि मैं कहा कम से कम मुझे आने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, चाहे हमको प्रिपेयर नहीं होना पड़ता है। क्या सर जब से हम पढ़ा नहीं रहे तब से तो आप पढ़ा रहे हैं, तब से पहले ही तब से आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको आपके जो एक्सपीरियंस है वो हमारे पास थोड़ी है ना। तो यही कह रहे हैं तो लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक के बारे में तो आपको अच्छे से पता हो कि इसका क्या महत्व है। पता चला 2-3 लेक्चर ले सकते हैं पाठ्यक्रम को इसमें आलोकतांत्रिक क्या है, 2-3 लेक्चर में कवर भी नहीं होगा। ठीक, इसके बारे में मैं आप लोगों को कोई डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा पॉइंट है जितना ज्यादा अनुदान उतना अधिक कोटा, जितना ज्यादा अनुदान उतना अधिक कोटा। कम अनुदान वाले राज्यों को कम।
कम अंशदान वाले राज्यों को कम कोटा। तीसरा पॉइंट है जहां कोटा व्यवस्था द्वारा मत एवं ऋण की व्यवस्था की जाती है, जहां कोटा व्यवस्था द्वारा मत एवं ऋण की व्यवस्था की जाती है, कोटा व्यवस्था द्वारा मत एवं ऋण की व्यवस्था की जाती है। कोटे का निर्धारण अर्थव्यवस्था का आकार, प्रति व्यक्ति आय, विश्व व्यापार में भागीदारी के आधार पर होता है। अर्थात यह है जो देश ज्यादा निवेश होगा वह क्या होगा, उसका कोटा उतना ही अधिक होगा। अच्छा, हम लोगों ने ब्रिटेन वुड्स क्वींस की बात की, ठीक। तो जो ब्रिटेन वुड्स क्वींस था ये क्या हुआ, 1971 में अंत हो गया। आप लोगों ने पढ़ा है कि ब्रिटेन वुड्स क्वींस के बारे में? मैं खाली चर्चा करूंगा क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाना है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक क्यों पढ़ाना है मुझे। ब्रिटेन वुड्स क्वींस पढ़ाऊं तो फिर उसके बाद स्नेक ऑफ टनल पढ़ाऊं, तो बहुत सारी चीजें खाली ब्रिटेन वुड्स पे लेक्चर दिया जाता है, तो 4 लेक्चर चले जाएंगे। तो मैं अपने सीमित कर लिया, बस खाली आपको ये बताऊंगा क्यों बंद हो गया, क्यों वर्बली खाली बोलूंगा और थोड़ा समझ लिया और लिक्विडिटी क्यों, मतलब जो स्थिरता लाने के लिए क्यों इतना ज्यादा प्रयास किया गया, क्या जरूरत पड़ी आईएमएफ को लाने की। तो इसके पहले भी मैंने चर्चा कर चुका था कि जितनी भी उस समय अर्थव्यवस्था में आपस में व्यापार हो नहीं रहा, गोल्डन स्टैंडर्ड स्वर्ण के द्वारा आयात निर्यात होता था। तो जब आईएमएफ बना, इसके विभिन्न देश आपस में एक साथ आए, एक साथ निकट आए, तो विभिन्न देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार खुले। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार खुले उसके कारण क्या हुआ, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ी। विदेशी मुद्रा के द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। तो जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ी उसके कारण क्या हुआ कि अधिकांश विकासशील देशों की, क्योंकि वो लोग क्या थे, उत्पादक थे, लोग उपभोक्ता वर्ग थे, उन्होंने अधिक से अधिक मांग करना शुरू कर दी। जब अधिक से अधिक मांग करना शुरू कर दी, उनका जो फॉरेन रिजर्व था, जो सोना रिजर्व था, वो कम होने लगा। इससे क्या हुआ कि उनके मुद्रा का मूल्य था बहुत ज्यादा क्या हुआ, गिरने लगा। जैसे समय इंडिया का मूल्य गिर रहा है, तो जब बहुत ज्यादा ऊंचा होने लगा तो जो विनिमय दर में स्थिरता लाने का इनका एक प्रयास था, वह क्या है कि उसमें फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गया और एक तरह से उसमें कमी आ गई। फिर उसके बाद 1967 के आसपास क्या हुआ, ब्रिटेन ने क्या किया, अपने देश का डिवाल्यूशन कर दिया। और भी बहुत सारी जो फेडरेशन कंट्रियां थी, धीरे धीरे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ये लोग सब धीरे धीरे क्या हुआ, अपना डिवाल्यूशन करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या उसके बाद कि मजबूरी में भी अमेरिका को अपना डिवाल्यूशन करना पड़ा और वियतनाम संकट आया उसी बीच में। तो क्या हुआ कि एक तरफ से ब्रिटेन वुड्स क्वींस जो था, ब्रिटेन वुड्स जो प्रणाली थी, वो क्या हुई 1971 में फेल हो गई, ठीक। इसके बाद क्या हुआ था, ये जो एसडीआर का कॉन्सेप्ट आया, उसमें क्या था कि जो हम लेन देन डॉलर के माध्यम से कर रहे थे, तो एसडीआर के माध्यम से कर रहे थे। एसडीआर को 1969 में क्या हुआ था कि एस्टैब्लिश करने की बात की गई, लेकिन फ्रांस के विरोध के कारण क्या हुआ था, एसडीआर नहीं गठित हो पाया। 1969 में सबसे पहले इसकी बात की गई थी, लेकिन 1969 में बात करने के बाद क्या हुआ था कि फ्रांस ने उसका विरोध कर दिया था और 1970 में एसडीआर गठित हुआ। 1971 के बाद फिर उसको क्या हुआ, बास्केट करेंसी मैंने आपको बताया, पहले 16 मुद्राएं थी, फिर 5 हो गई। वो सब सारी चीजें इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो आईएमएफ क्रिस्टीना श्री जो जार्जिवा है, उनका आपको लिख लीजिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर वही कैरेक्टर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिखा हूं कि हमेशा बदलता रहता है, सदस्य देशों की संख्या बदलती रहती है। तो आप लोग जब भी कभी अपनी नोट्स उठाएं उससे अपडेट होते रहे, करेक्ट में कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या सिस्टम है। जैसे पहले क्या होता था कि जो यूरोपियन देश का, जो यूरोपियन आप लोग पढ़े ना ज्योग्राफी, सिर्फ वही इसके सदस्य बन सकते। तो ऐसी मान्यता को भी अब क्या हुआ है, हटा दिया गया है।
ठीक। तो अब अगली हेडिंग आप लोग वर्ल्ड बैंक डाल दीजिए, विश्व बैंक IBRD को डालना। आईएमएफ में जो क्वेश्चन आता है, मैं देखा था उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि मतलब आईएमएफ है वो टर्म्स मतलब जारी करता है, नहीं जैसे एक तरीके से फिजिकल मॉनिटर या वो इंडेक्स कौन इंडेक्स जारी करता है। इंडेक्स देखो, इंडेक्स के लिए अलग से इंडेक्स क्लासेस होंगे, वो अलग से चलेंगे। इंडेक्स ये खाली मैंने अभी आप लोगों को आईएमएफ का क्यों एस्टैब्लिश हुआ, क्या उसका क्या हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ क्यों उसके द्वारा क्या उसके कार्य है, कैसे वो कार्य करता है, कैसे कार्य मॉनिटर करता है, कैसे लोगों को ऋण देता है, उसकी क्या क्या व्यवस्था है, उसके बारे में ये जो सारी चीजें हैं। जब आप लोग इंडेक्स करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो उस समय जब आप लोग इंडेक्स पढ़ते हैं तो सिर्फ यही चीज देखते हैं कि इंडेक्स इसमें जो बना है इसकी रैंक। आप लोग यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि इंडेक्स एक कब आया, इसका नाम क्या है, इसकी थीम क्या है, इसको कौन जारी करता है, ठीक है। इसका पिछले साल भारत की रैंक क्या है, हमारी एशिया की जो कंट्रियां हैं या जो एशियन कंट्रियां हैं 60 कंट्री, इसमें हमारा क्या है, इंटरनेशनल सबसे पहले नंबर पर कौन। ये सब सारी चीजें आप जब एक इंडेक्स पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीजें देखते हैं, कब से घटक पर कौन जारी करता है, तो आप लोग उसमें पढ़ेंगे। इंडेक्स निकालने लगेगा तो कब कब किस इंडेक्स जारी करता है, किस के नाम लिखना उचित नहीं, ठीक है। उसको हम लोग करंट में कवर करेंगे, सारी चीजें यहाँ कंप्लीट नहीं हो सकती। इंडेक्स में देखा हूं मैंने क्वेश्चन क्या होता है, लेकिन मैं इंडेक्स के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं खाली आईएमएफ की संरचना के बारे में, आईएमएफ कैसे रेगुलेशन होता है, उसके क्या कार्य है, कैसे उलट बनाते हैं, उसके बारे में। जब आप लोग इंडेक्स पढ़ते हैं तो इतनी सारी चीजों को आप लोग खुद देखिए, जब करंट में आता है इसकी इंडेक्स का सूचना की इसकी रैंक भारत की तो कब से जारी हुआ है, कौन जारी करता है, इसकी संदेश की वो करंट में थीम क्या है, हमारा पिछले साल रैंक क्या है, इस साल रैंक क्या है, इससे क्वेश्चन इस तरह आता है, डायरेक्ट खाली वो नहीं पूछता है। पिछले साल का दे देगा, पिछले साल का डेटा कितना, इस साल का डेटा कितना, पाकिस्तान की रैंक कितनी, भारत की रैंक कितनी, उसका जो वैल्यू इंडेक्स की वो पूछ सकता है। वो सब सारी चीजें आप लोग इंडेक्स में करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, ठीक। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग वर्ल्ड बैंक या IBRD विश्व बैंक, ठीक। लिख लीजिए उसके अंदर आईएमएफ की तरह पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए आईएमएफ की तरह पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर International Bank for Reconstruction and Development की स्थापना हुई। IBRD की स्थापना हुई। क्या लिखा है आप लोग, स्टार्ट से बताइए। आईएमएफ की तरह निर्माण तथा विकास के लिए डेवलपमेंट की स्थापना हुई। यह भी ब्रिटेन वुड्स की उपज थी, ये भी ब्रिटेन वुड्स की, यह भी ब्रिटेन वुड्स की उपज थी। देखिए वर्ल्ड बैंक में जो संस्थाएं हैं वो पहले क्या थी कि वर्ल्ड बैंक इसको कहा जाता था, दो बैंकों IBRD प्लस IDA,
इन दोनों को समूह को क्या कहा जाता था? वर्ल्ड बैंक कहा जाता था। ठीक, लिख लीजिए वर्ल्ड बैंक का इसका यूज करके अपना आईटीए प्लस आईटीए। आईटीए का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। हाँ, एसोसिएशन। ये संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ये संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफएससी जिसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफएससी, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफएससी, बहुपक्षीय निवेश को सुलझाने के लिए, बहुपक्षीय निवेश को सुलझाने के निवेश के विवादों, बहुपक्षीय निवेश के विवादों सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी इसकी लिख लीजिए, बाद में अलग से डिस्कस करेंगे तो लिखा है। आईएसआईडी के साथ मिलकर विश्व बैंक समूह कहलाते हैं। हाँ, पांचवा मीगा है, बात लिख लीजिए, उसमें गामा लिख लीजिए, मीगा या आईजीए, उसको बाद में जोड़ा गया है। गामा या आईजीए, उसको भी जोड़ लीजिएगा। ये समूह मिलकर विश्व बैंक कहलाते हैं। सारी चीजें जितनी भी आईएमएफ में हुई थी वो सब सारी चीजें वर्ल्ड बैंक में भी हुई थी, इसलिए बार-बार उसी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। अपन टू द पॉइंट वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते चले जाएंगे। जितनी सारी चीजें थी, कैसे सारी समस्याएं, वही सारी समस्याओं के लिए वर्ल्ड बैंक का काम था जो आईएमएफ का था। वो क्या करता था कि मांग से आधारित संबंधित था, यानी कि भुगतान संतुलन से। ये क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए, अर्थव्यवस्थाओं को नींव तैयार करने के लिए, विकसित करने के लिए इसका गठन किया गया। ठीक, तो लिख लीजिए आप लोग, विश्व बैंक समूह कहलाते हैं। दिसंबर 1945 में, दिसंबर 1945 में आईबीआरडी की स्थापना हुई। आईबीआरडी की स्थापना, लेकिन इसने 1946 से, औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इसकी स्थापना आर्थिक मंदी और विश्व युद्धों से जर्जर मतलब कि खराब हो जाना,
विश्व युद्धों से चर्चा वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए की गई थी। ठीक, अब विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य, विश्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य, इसका देखिए तत्कालिक उद्देश्य क्या था। लिख लीजिए तत्कालिक उद्देश्य, एक ही लाइन में लिखना है। तत्कालिक उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का, सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण तथा विकास करना था। सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का, सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण तथा विकास करना था। ये सिर्फ क्या था, तत्कालिक उद्देश्य। उस समय तत्कालिक उद्देश्य का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने 1857 की उपरांत पढ़ी होगी, देखो तो उसका तत्कालिक क्या था। तो उस तरह उसका तत्कालिक उद्देश्य क्या था कि जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनके पुनर्निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए जो इसको स्थापित किया। एक पैराग्राफ में करके लिख लीजिए, विशेष रूप से विकासशील सदस्य राष्ट्र, विशेष रूप से विकासशील सदस्य राष्ट्र आधारभूत संरचनात्मक विकास हेतु आधारभूत संरचनात्मक विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। वह क्या करता था कि अल्पकालिक मध्यम अवधि के ऋण अधिकतम 7 वर्ष के लिए देता था। ये क्या करता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान ताकि उनकी उत्पादकता, ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो एवं उनके जीवन स्तर में सुधार, एवं उनके जीवन स्तर में सुधार। इसके लिए विश्व बैंक, इसके लिए विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों को निजी क्षेत्र के सदस्य राष्ट्र, निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश के लिए, निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करता है। गारंटी प्रदान करता है विशेष रूप से, विशेष रूप से विशेष रूप से लघु एवं बृहद इकाई, विशेष रूप से लघु एवं बृहद इकाई, लघु एवं बृहद इकाई और आवश्यक परियोजनाओं, आवश्यक परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक स्वयं भी ऋण प्रदान करता है, स्वयं भी ऋण प्रदान करता है।
स्वयं ये प्रदान करता है, जिससे भुगतान संतुलन में सुधार में मदद मिलती है, जिससे भुगतान संतुलन सुधार में मदद मिलती है। देखिए, तो विश्व बैंक है, वो आप लोग देख चुके हैं, ये क्या कर सकता है, किसी भी अर्थव्यवस्था है उसके पुनर्संरचना के लिए, उसके विकास के लिए यह क्या कर सकता है, क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि जो आपके निजी क्षेत्र है उसमें आप लोग क्या है कि मतलब पूंजीगत क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में आप लोग क्या कर सकते हैं, निवेश करते हैं, तो उसको क्या करता है, एक तरह से गारंटी प्रदान करता है। जब आप निजी क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या करता है कि आपको एक गारंटी भी प्रदान करता है। अभी आप लोग देखेंगे जो मीका है या आईसीआईसीआई है, इन सबका भी अलग अलग पार्ट बटे हैं, तो ये भी विश्व बैंक के हिस्से हैं, तो इन सबका काम उसी में इंक्लूड है। तो ये गारंटी प्रदान करने के साथ साथ क्या करता है कि दीर्घकालिक संरचना के लिए अल्प दर पर भी इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वह काफी कम होती है। अभी आईडीए देखेंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये क्या है, ये लगभग मुफ्त में इसको एक लोग क्या कहते हैं, उसको खुला ट्रीटिंग भी कहते हैं, सॉफ्ट लोन यानी कि काफी सस्ते दर पर ऋण प्रदान करने वाली, उसको एक विंडो भी कहा जाता है। ठीक, वर्ल्ड बैंक मेरी समझ से काफी हम लोग चर्चा के द्वारा कर चुके थे, इसमें आप लोग खाली फैक्ट लिख के जाइए क्या क्या चीजें हैं इसमें, और समझने का जैसे दीर्घकालिक ऋण मतलब कितने वर्षों के लिए, 7 वर्ष की तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसमें भी नहीं 7 वर्ष की। देखो, आप लोग जब ऋण ले रहे हो ना, तो किसी अर्थव्यवस्था के जब आपका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो गया, ये स्थिति तब आती है। पहली बात तो देखिए, आप जब आपके पास देश की रिजर्व पर्याप्त मात्रा में रहता है, जब आप लोगों की आयात बढ़ जाते हैं सेवाओं के या वस्तुओं के, तो जब आयात बढ़ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि करेंट अकाउंट जो डेफिसिट है, चालू खाता का जो घाटा है, वो क्या करता है, बढ़ जाता है। जब चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आप कैपिटल अकाउंट से यानी पूंजी खाता, तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पड़ेगी, उसमें चालू खाता होता है, पूंजी खाता होता है और एक पश्चिम हस्तांतरण होता है। तो जब चालू खाता का घाटा बढ़ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, पूंजी खाते के घाटे से उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब पूंजी खाते का घाटा से भी आपका आयात हो जाता है, उसके बावजूद भी आप कवर नहीं कर पा रहे, तब जाते हैं किसी दूसरे देश से आयकर ऋण लेते हैं। यानी कि कितनी ही दयनीय स्थिति आपकी आ चुकी है, तो क्या वो 7 साल में कवर हो सकती है? नहीं होती ना। ये बताऊंगा 20-20 साल के लिए, जो वर्ल्ड बैंक का लगभग 20 साल के लिए, जो आईडीए है वो लगभग 40 साल के लिए ऋण प्रदान करता है, और 40 साल के बाद भी यदि आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाया है तो 5 साल एक्सटेंशन के लिए और देता है। अभी एक्चुअल फैक्ट लिखा हूं, जब आईडीए पढ़ाऊंगा तो उसके जो अवधि के जो ऋण होते हैं 20 साल कम से कम होता है, और आईडीए 35 साल, 40 साल और अधिकतम क्या है 45 साल तक भी ऋण प्रोवाइड कराता है। 7 साल में यदि बताइए आपकी पोस्ट पूरी तरह से एक जर्जर हो चुकी है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तभी आप किसी दूसरे के हाथ जाएंगे ना। आपका पैसा व्यक्तिगत नहीं कम हुआ है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को उधार लेना जाना पड़ रहा है, वो भी उसके जितने भी वित्तीय मतलब वो है जिसका कैपिटल अकाउंट जिसका मतलब खत्म हो चुका है, उसके लिए 7 साल पर्याप्त नहीं। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करना होता है, उस बैंक से भी लोग दीर्घकालिक उधार, इसीलिए उसको दीर्घकालिक उधार की बात करते हैं। तो आप ये 7 साल अपना पर्सनल बैंक ना समझ लो क्या है, 7 साल की उधार लेके चले आते हैं, वो 7 साल की अवधि काफी ज्यादा देश की बेसिक स्ट्रक्चर को उसको मजबूत करना है। इतनी आसान चीजें नहीं होती है। आप लोग बहुत एक पहले कहानी 1984 के आसपास हमारे चित्रकूट जिले के एक क्या हुआ था कि मशीन आई करीब पता नहीं कितने करोड़ की, सॉरी अरब की, और मशीन आई थी और खाली बंदरगाह में रखी गई थी, और वो बंदरगाह में रख के रसिया से मंगाई गई थी और फिर रसिया को बेच दी गई थी कबाड़ के भाव। अरबों खरबों की मशीन आई थी, और क्या हुआ था कि सरकार उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाई थी, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाई थी, और उसी को कबाड़ का भाव बेच दिया।
तो ऐसी स्थितियां आ जाती है कि दोस्तों में जो देश होता है वो इतना आसान तरीके से काम नहीं करता, उसके बड़े बड़े उद्योग होते हैं। तो पता चला आप लोगों ने लंबी इंडस्ट्री का नाम सुना ही नहीं, लंबी उद्योग तो होते हैं, आधारभूत उद्योगों का तो नाम सुना होगा, इन्हीं को लंबी इंडस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इनके जो आउटकम होते हैं 15-15 साल के 20-20 साल बाद मिलते हैं, लंबी इंडस्ट्री तो होते हैं। ऐसा आपको तुरंत लगाना होता है, उसको 15 साल 20 साल बाद मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि सरकार क्या करती है, जो आधारभूत संरचनात्मक विकास होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट का रोल होता है। पैराग्राफ चेक करके लिख दीजिए। विश्व बैंक की सदस्य संख्या 190 हो चुकी है। विश्व बैंक की सदस्य संख्या 190 हो चुकी है, जबकि दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की सदस्य संख्या 190 हो चुकी है, जबकि दिसंबर 1945 में 30 स्टैब्लिश हुआ था, उससे कितनी थी 30। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। समानतः आईबी की सदस्यता ग्रहण करने की स्थिति, समानतः आईबी की सदस्यता ग्रहण करने की स्थिति में देश स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है। देश स्वतः विश्व बैंक का सदस्य बन जाता है तथा आईएमएफ की सदस्यता त्यागने पर स्वतः विश्व बैंक की सदस्यता त्याग देता है। स्वतः विश्व बैंक की सदस्यता त्याग देता है। आईएमएफ के 3/4 सदस्यों की सहमति से, आईएमएफ के 3/4 सदस्यों की लगभग क्या है 75% ना, आईएमएफ के 3/4 सदस्यों की सहमति से कोई भी देश, आईएमएफ के 3/4 सदस्यों की सहमति से कोई भी देश आईएमएफ की सदस्यता त्यागने के बावजूद आईएमएफ की सदस्यता त्यागने के बावजूद विश्व बैंक का सदस्य बना रह सकता है, विश्व बैंक का सदस्य बना रह सकता है। कोई भी देश स्वेच्छा से, कोई भी देश स्वेच्छा से, कोई भी देश स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्याग सकता है, कोई भी देश स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्याग सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य देश का, इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य देश का व्यवहार, इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य देश का व्यवहार विश्व बैंक के नियमों के दायित्वों के प्रतिकूल है, विश्व बैंक के नियमों तथा दायित्वों के प्रतिकूल है, विश्व बैंक
नियमों तथा दायित्वों के अनुकूल तो गवर्नर मंडल के प्रस्ताव के द्वारा उसे इसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। तो उसे इसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। मिला के आप लोगों ने देखा कि आपको यदि क्या है कि आप आईएमएफ के सदस्य हैं तो क्या है कि आप वर्ल्ड बैंक के अपने आप सदस्य हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि आप क्या है आईएमएफ के सदस्य हों। यदि 75% 3/4 सदस्य देश, इस सदस्य का मतलब देश है, ठीक है, यदि इतने 75% देश कहें कि उनको आईएमएफ का तुम सदस्य बनो या ना बनो, लेकिन तुम हम सहमति देते हैं कि तुम क्या है वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन सकते हो, तभी कोई देश क्या है कि बिना आईएमएफ के मेंबर बने वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन सकता है। मतलब कम से कम 75% मत आपको देश का होना चाहिए आपके फेवर में कि आप चाहें तो आईएमएफ के सदस्य ना बने फिर भी क्या है वर्ल्ड बैंक के सदस्य बन सकते हैं। ठीक, और भी इसके बाद भी यदि आप वर्ल्ड बैंक के नियमों के प्रतिकूल काम नहीं करता है आपका देश, जो उसके रिस्ट्रिक्शन है, जो उसकी नीतियां हैं, उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या है कि गवर्नर मंडल की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें निर्णय लेके आपको सदस्यता की मतलब निलंबन किया जा सकता है आपको। ठीक, क्या लिखा वर्ल्ड बैंक के संचालन के सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। विश्व बैंक के संचालन हेतु अध्यक्ष का चयन किया जाता है। विश्व बैंक के संचालन हेतु अध्यक्ष का चयन किया जाता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष एक पार्ट मिलेगा। विश्व बैंक का अध्यक्ष कुछ समय तक केवल अमेरिकन ही बन सकता था। अमेरिकन ही बन सकता था, लेकिन अब अमेरिकी नागरिकता की अनिवार्यता वाले इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अमेरिकी नागरिकता की अनिवार्यता वाले इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। विश्व बैंक के समस्त अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर या प्रशासन मंडल विश्व बैंक के समस्त अधिकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या प्रशासक मंडल में निहित होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर या प्रशासक मंडल में निहित होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि सबका लिख दिया आपको इस बात में कितना हंसी आ रहा है? क्यों आपको इतना हंसते रहते हैं? समझ नहीं पाता। सबके चेहरे में इतनी ज्यादा मुस्कान रहती है। क्या चेहरा मेरा थोड़ा हंसमुख जैसे लगता है क्या? देखते जोकर टाइप। सर आप पढ़ाते हैं तो अच्छा
तो एक अजीब सा मजा आता रहता है। आप लोगों को जानना चाहता हूँ, मुझे भी थोड़ा, यदि ऐसी बात ये तो मैं लोगों से लग रहा हूँ, ये बात हो सकती है। यदि कोई और मैटर होगा तो कम से कम मुझे बता दीजिए, मैं भी हंसूं। क्योंकि हंसने से क्या होता है, सुनने में आए जीवन की जो अवधि वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जल्दी हंसी सबके नसीब में होती भी नहीं। और अर्थशास्त्र जैसा विषय, इसमें तो बेचारे में हंसी है ही, सूखा रूखा विषय। आखिरकार हम लोग को इतना मजा आता रहता है, इतना आप लोगों को पसंद रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा अतिरंजित हो जाता हूँ कि आखिरकार क्या ऐसी बातें चल रही है। आगे वाले नहीं, मैं आगे वाले तो मैं ही हूँ, बेचारे लगभग 70-80% फंसते रहते हैं। 100% में 1.5 घंटे क्लास में तो उनके चेहरे में मुस्कान 1 घंटे 15 मिनट रहती है। लेकिन इसके बावजूद में जब तक कथा लगाया था, 2-3 जो ग्रुप है अपना अपना बनाए बैठने के दिन से मैं आ रहा हूँ 12-13 क्लास शुरू करी, मैंने देखा है सबका अपना ग्रुप बना, लगभग जितने लोग सब अपने अपने ग्रुप के पास ही बैठते हैं और सबके चेहरों में अलग अलग मुस्कान है। और जानना चाहता हूँ क्या है मुस्कान का कारण क्या है, तो मुझे भी आपको शेयर नहीं, तो वही पूछ रहा हूँ क्या पढ़ते पढ़ते कैसे हंसी आ जाती है क्या? वो सर सवाल नहीं है सर, वो बोल रहे कि उनके दिमाग में नई बातें आती रहती है। दिमाग में नई बातें आती रहती है, आदमी सोचता है कि हंसता है। तुम लोग मुन्ना भाई वीडियोस देखते हो, इसका उधर बिस्तर होता है तो हंसता है, वही वाला हंसी है क्या आप लोग? जब आप परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तब क्या होता है, हंसना शुरू कर देते हैं। पर सभी लोग तो वैसे नहीं, क्या रीजन है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब हो जाता हूँ, कभी कभी बोलना कुछ और रहता है, विकसित बोलना रहता है तो विकासशील मेरे मुंह से निकलता है। आप लोगों को मुस्कान दे 2.5 घंटा में पढ़ने के बावजूद क्या आपको जितना मतलब संचित है, काफी खुशी की बात। आपको कितना बढ़ा रहा है धीरे धीरे, मुस्कान तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या मुझे बता दीजिए तो मैं भी लेकिन छूट जाता होगा। सबका छूटता है, कॉपी करके जब भी जैसे मेरा नहीं छूटता कभी नहीं छूटता, ज्यादातर आगे ही रहती है, यहाँ के बाद फिर वहाँ थोड़ा सा रहती है, सीमित हो जाती है। मुस्कान यहीं तक रहती है, ऐसी एकदम नहीं छूटता होगा। हम लोगों को कभी नहीं छूटता, इनका नहीं छूटता है, सबसे ज्यादा इनके पास मुस्कान रहती है, ये देखकर दीदी के पास मुस्कान रहती है। अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए, यही एक समय है जब हंस सकते हैं आप। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है तो धीरे धीरे मुस्कान होनी दोनों खत्म होने लगते हैं। जब सुन लीजिए, मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूँ तो अभी भी तो होता क्या है कि जब स्टार्ट में आप लोग पहली बार आते हैं, नया दोस्त रहता है, नया उत्साह रहता है, नई उमंग रहती है, चेहरे में काफी मतलब मुस्कान रहती है, हर एक बात में हंसी आती है। धीरे धीरे जब उम्र का तकाजा बढ़ता जाता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे मुस्कान और उम्मीद दो चीजें छिपने लगती हैं। तो हंसी अच्छी बात है, लेकिन हंसने के पीछे पीछे ऐसे ना रह जाइएगा कि आपको देखकर कोई हंसना शुरू करे। तो आप लोग कम से कम अपने आप को इतना कैपेबल बना लीजिएगा कि जब आप हंस रहे हैं तो मुस्कान हमेशा बनी रहे और आगे भी इसी तरह मतलब चहकता रहे, चेहरा मुस्कुराता रहे। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद हो कि अभी तो आप लोगों को नए नए आए, पहला साल होगा, 2 साल 3 साल में घर वाले क्या करते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल आप लोगों को फाइनेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, सबकी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। एक समय के बाद वो भी आप जब खुद ही आप 5 साल 6 साल में पूरे हो जाएंगे तो आप लोग खुद ही जब उनसे पैसा मांगना होगा 2000 तो आप खुद ही कहेंगे 1500 दे दो। तो 500 रुपये मम्मी के पास जाकर साझे मांगेंगे कि वो तो दे दो, 2000 चाहिए तो 500 रुपये कम मांगे। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए,
जैसा आप लोग अपने आप को डेवलप करिए और यही एक समय होता है। देखिए सबसे ज्यादा विचलन की समय होती है 16 से 22 साल होते हैं। जो 16 से 22 साल होते हैं यदि आप इसमें अपने आप में सुधार लेते हैं, सबसे बड़ी चीज जो आप लोग स्टेज पार कर चुके हैं, जो 9 से 12 के ऊपर होती है, वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है आप लोगों के लिए। आप लोग उसमें क्या है ना न्यू बनती है, आप लोगों ने उसमें अपना न्यू बना लिया तो क्या है कि आप लोग हमेशा अच्छा करते रहे। जब आप लोग एक हैबिचुअल हो जाते हैं, आप अपने जो आपके कर्तव्य है, जो आपके पूरी तरह से हैबिट है, उसमें आपका पढ़ाई लिखाई सब आ जाती है, तो क्या होता है कि आप फिर उसके आगे निकलते हैं। और फिर मैं हंसना मुस्कुराना अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हंसाया है या हंसने वाली बात मतलब हंसने में और अच्छा लगता है। यदि सभी लोग अपने से हंसते रह जाएंगे तो मैं भी थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ, क्या मैं भी